Yeah, the hospital and when the train is going to not think about Dolphin son and little girl. And now, yeah. Guy in the centre of the table. Bone to bone, on the way we go. And Michael is locked into his power press. Michael Todd arm a sport show. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वेलकम आप सभी को। बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट नियरली 2 मंथ के आसपास हो गए हैं वीडियो नहीं अपलोड हुई, कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अपलोड नहीं हुई। शॉर्ट फॉर्मेट तो करी है काफ़ी सारी। मेरे फ़ोन की स्क्रीन ख़राब हो गई थी और स्क्रीन टूट भी गई थी। फ़ोन से ही मैं शूटिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, तो दिक्कत हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। अभी स्क्रीन ठीक करा ली है। फिर माइक वगैरह की दिक्कत आ रही थी, इक्विपमेंट्स वगैरह की दिक्कत आ रही थी। तो अब फ़िलहाल के लिए मैंने ये माइक लिया है अपने दोस्त से उधार पे। अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, इंजरी से रिलेटेड। बेसिकली आपको इंजरी होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे रीज़न हैं आपके स्लीप, प्रॉपर स्लीप का ना होना, अच्छे से रिकवर ना होना, ओवर ट्रेन करना, रिस्ट को रिकवर ना होने देना, हील ना होने देना, फिर ऊपर से प्रॉपर डाइट ना लेना, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन ना लेना। और एक रीज़न हो सकता है आपका डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। शरीर में जब पानी की कमी होती है तो भी बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प, मसल एकदम से खिंच के टाइट हो जाती है, इंजरी आ जाती है और एनर्जी भी नहीं फील होती। तो मसल में वाटर रिटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और आता है विच कैन लीड टू इंजरीज, विच इज़ वार्म अप, नॉट वार्मिंग अप प्रॉपरली। Getting closer to his return, and the closer we get to him, the faster things are going to happen. अब सबको पता है वार्म अप क्यों करते हैं, कि इंजरी से बचें, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग वार्म अप सही तरीके से नहीं करते। चाहे आपका कंपटीशन हो, चाहे आप प्रैक्टिस पुल कर रहे हो, तो हमेशा आपको 10 से 15 मिनट का एक वार्म अप सेशन, 15 से 20 मिनट का भी हो सकता है, कि आपके पास कितना टाइम है। एटलीस्ट 10 मिनट का होना चाहिए। 20 मिनट का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक वार्म अप सेशन आपको ज़रूर करना है, चाहे आप कंपटीशन खेल रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस पुल कर रहे हो, प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर रहे हो। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको फिज़िकली तो प्रिपेयर करता ही है, साथ ही साथ आपको मेंटली भी प्रिपेयर करता है टेबल के ऊपर। मेंटली कैसे प्रिपेयर करता है? जब हमारी बॉडी टेबल के ऊपर जाती है, प्रैक्टिस पुल्स में शायद ही उतना होता है, उतना ज़्यादा नहीं होती है ये चीज़, बट कॉम्पिटिशन्स पे जब आप खेल रहे हो एक अच्छे लेवल का कॉम्पिटिशन, इवन छोटे लेवल का भी, तो बॉडी हमारी फ़्लाइट और फाइट मोड में चले जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, वो जब टेबल पे खड़े होते हैं तो कई प्लेयर्स होते हैं बहुत जल्दी, मतलब अर्ली स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट को अर्ली स्टार्ट करने लग जाते हैं। एल्बो हवा में आ जाती है और एल्बो ऑफ द पैड हो जाती है, और रेफरी के रेडी को बोलने से ही पहले चल देते हैं, तो वो फाउल से ही हार जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। कई प्लेयर होते हैं जो अलर्ट ही नहीं होते बिल्कुल। मैं अपनी बात भी करूं तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है, जो अलर्ट नहीं रह पाते, और रेफरी गो बोल देता है, उसके बाद उन्हें पता लगता है कि अब चलो गेम स्टार्ट करना है, तो थोड़ा स्लो है उनका रिस्पॉन्स, उनकी अवेयरनेस, उनकी अलर्टनेस थोड़ी सी टेबल पे स्लो रहती है। वो स्लीपी और लेथार्जिक फील करते हैं टेबल पे, लाइक सामने वाला अटैक करता है और उसके बाद सेकंड अटैक वो करते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एक बैलेंस बना के रखना है। अब वो बैलेंस कैसे बनेगा? वो वार्म अप के थ्रू बनेगा। और कई प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं, आपने देखे होंगे, जो खेलते हैं टेबल पे, रिस्पेक्टफुली खेलते हैं, ओपोनेंट को हराते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, और रिस्पेक्टेड वे स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए चले जाते हैं, ना कि चिल्लाते हैं, सामने वाले को डिग्रेड करते हैं, नीचा महसूस कराते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा मैं कि एड्रेनलिन रश आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे वर्क करे। बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि ओवर रिएक्टिव, ओवर रिस्पॉन्सिव हो जाओ आप, लाइक अर्ली स्टार्ट्स कर रहे हो, अर्ली मूवमेंट्स कर रहे हो, फाउल कर रहे हो, या हराने के बाद
ओवरली चिल्ला रहे हो अपने ओपोनेंट पे, शाउट कर रहे हो, स्क्रीम कर रहे हो, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ओपोनेंट को, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे वे में खेलना चाहिए, हेल्दी वे में। उतना भी ज़्यादा डल भी खड़ा नहीं होना कि एकदम होश ही नहीं है, लेथार्जिक है, बॉडी स्लीपी है, एक्टिवेटेड ही नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में 2 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उन दोनों को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है वार्म अप से पहले। वार्म अप से पहले कह रहा हूँ, मैचेस से पहले, कंपटीशन हो या वो हो, आपके प्रैक्टिस सेशंस हो, जब वो होंगे तो ही आप अच्छे से अलर्ट रह के खेल पाओगे टेबल पे। तो उन दोनों को एक्टिवेट करने में भी वार्म अप का बहुत बड़ा हाथ है। नॉट जस्ट आपकी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, आपके जॉइंट्स, आपके टेंडन्स लुब्रिकेट होते हैं, बट आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होना उतना ही ज़रूरी है। तो ये दोनों आपके नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इतना एक्साइटेड नहीं होना कि आपकी एनर्जी मैच से पहले ही बर्न होने लग जाए और टेबल पे जब आप जाओ तो आप अपनी पूरा पोटेंशियल पे ना खेल पाओ। तो आपको अपने माइंड को रेगुलेट करना है इस हिसाब से, डैट यू आर समवेयर इन द मिडल, नीदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नॉर बहुत ज़्यादा डल और लेथार्जिक एंड स्लीपी। फोकस के साथ ग्रिप लेते ही आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए रेडी गो पे, अलर्टनेस, जैसे रेडी गो बोलो अपनी गेम खेलो, दैट्स इट। पूरा फोकस आपका वहीं रहना चाहिए। सो नाउ ये हो गया आपका काइंड ऑफ क्यों वार्म अप ज़रूरी है, फिजिकली एंड मेंटली आपको कैसे प्रिपेयर करता है वार्म अप, ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है। आर्म रेसलिंग एक कंपाउंड मूवमेंट है, ठीक है। अब वार्म अप मैं बताने जा रहा हूँ, अपनी पूरी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अब पूरी बॉडी को लोग वार्म अप नहीं करते, लोग टेबल पे आते हैं, बस अपने थोड़ी सी रिस्ट कर्ल करी, थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, 1-2 बारी हरा लिया एंड पूरी पावर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर खेलते हैं, कई बारी उनका पैक मसल टियर हो जाता है यहाँ से, कई बारी शोल्डर खिंच जाता है, कई बारी डिफेंसिव हुक लगता है और उसके बाद उनका बाइसेप यहाँ से पुल हो जाता है, कई बारी लैट मसल में खिंचाव आ जाता है, मसल टाइट हो जाता है एकदम से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने वार्म अप नहीं किया प्रॉपर्ली। आप गए, बस आपने ऐसे किया 2 बारी और आप खेलना स्टार्ट कर दिया आपने। तो वार्म अप करने का भी एक वे है। तो 2 तरीके के आपके वार्म अप होते हैं। एक होता है आपका, मैं 2 फेजेज़ में वार्म अप करना पसंद करता हूँ और होता भी ऐसे ही चाहिए, यूजुअली होता भी ऐसे ही है, पर लोग सिर्फ एक ही वार्म अप करते हैं। मैं 2 वार्म अप करता हूँ। 2 वार्म अप क्या हैं? पहला वार्म अप है आपका जनरल वार्म अप। एक जो जनरल वार्म अप होता है आपका, जनरल वार्म अप जो नॉर्मली आप करते हो, थोड़ा सा रनिंग कर लिया, थोड़ा स्प्रिंटिंग कर लिया, थोड़ा जंपिंग जैक्स कर लिया, या थोड़ी सी शैडो बॉक्सिंग कर ली, या कुछ भी कर लिया जिससे आपका कार्डियो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपकी बॉडी में एक ब्लड का ओवरऑल ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो आ जाता है एकदम से। इसलिए एक जनरल वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है आपका एक्टिविटी स्पेसिफिक वार्म अप। अब अलग अलग एक्टिविटीज़ के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटी जो होती हैं हमारी, जैसे कोई डेडलिफ्ट कर रहा है, कोई क्लीन एंड जर्क कर रहा है, कोई स्नैच कर रहा है, एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग। फुटबॉल कोई खेल रहा है तो उनको लेग्स का वार्म अप ज़्यादा चाहिए, कोई जेवलिन थ्रो करता है तो अपना एक अलग हिसाब का वार्म अप होता है। हर एक एक्टिविटी का एक अलग अपना अपना वार्म अप होता है, लेकिन उससे पहले एक जनरल वार्म अप सारे ही एक्टिविटी से पहले आपको चाहिए होता है, ताकि आपकी बॉडी में एक ब्लड का फ्लो रश कर जाए, आपका VO2 ऊपर हो जाए। जनरल वार्म अप में आपको क्या कर सकते हो आप, आर्म रेसलिंग से रिलेटेड किस तरीके का जनरल वार्म अप आपको चाहिए? लिटिल बिट रनिंग, हल्की हल्की रनिंग, 1-2 स्प्रिंट भी लगा सकते हैं, स्प्रिंट भी लगाओ, हल्की सी रनिंग करो, रनिंग करके हल्की सी स्प्रिंट लगा लो, जॉगिंग कर लो। पर ये इतनी सारी जगह कहीं पे अवेलेबल होती नहीं है, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, आप रनिंग करो, हल्की सी स्प्रिंटिंग लगाओ। नहीं है अवेलेबल तो थोड़े जंपिंग जैक्स कर लो, एक ही जगह पे खड़े होकर थोड़ी सी जंप कर लो, इससे आपका हार्ट रेट और बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, which helps to increase your VO2 max, which is the peak amount of oxygen your body can utilize during matches, and ultimately increase your endurance and decrease the risk of injuries। ये हो गया। आपको ये करने के बाद आपको थोड़े से आप कर सकते हो पुशअप, 20 से 40 पुशअप कर सकते हो। आपका चेस्ट मसल का, ट्राइसेप का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। चेस्ट और ट्राइसेप आपके एक्टिवेट हो गए। कई बार मैच हुक में फंस जाता है, तो ट्राइसेप से आप प्रेसिंग करते हो या हुक में फंस जाता है, तो अपने बॉडी को क्लोज रखना होता है। ये इंटरनल रोटेशन को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप इंटरनल रोटेशन लाओगे हुक में जो यूज़ होती है, तो आपकी चेस्ट यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगर ये वार्म्ड अप नहीं होगी तो यहीं पे एकदम से पैक टियर हो जाएगा, या पैक में कुछ भी खिंच जाएगी मसल चेस्ट की।
तो कुछ पुशअप्स कर लो, जिससे आपकी एल्बो के जॉइंट, शोल्डर के जॉइंट भी अनलॉक हो जाएंगे और आपकी रिस्ट जॉइंट भी अनलॉक हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका चेस्ट और शोल्डर और आपके ट्राइसेप मसल भी वार्म अप हो जाएंगे। जॉइंट्स और मसल्स आपके दोनों वार्म्ड अप और अनलॉक्ड हो जाएंगे। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो पुलअप्स, 10 से 20 पुलअप्स 2 से 3 सेट में, 1 से 2 सेट में, जितने भी आपको अच्छा लगे। 5-5 करते हैं कई लोग एक ही सेट में कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी टू पुलअप्स आप 2 से 3 सेट में 10 से 20 पुलअप्स कर सकते हो एज अ वार्म अप। अब पुलअप से क्या होगा, जैसे हम हमारा जो हुक, डिफेंसिव हुक लग जाता है, तो हम कई बारी बाइसेप पे आ जाते हैं अपने, तो हमारा बाइसेप टियर ना हो, बाइसेप में एक अच्छी पावर जनरेट हो, वे वार्म्ड अप हो, उससे पहले इंजरी ना हो हमारे बाइसेप में, तो हमारे बाइसेप का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड फ्लो आ जाएगा इससे, जब आप पुलअप करते हैं तो हमारे बाइसेप भी एंगेज होते हैं। उसके बाद हमारी ग्रिप, हमारे रिस्ट, हमारे फोर आर्म फ्लेक्सर्स मसल, क्योंकि जब हम ग्रिप लेते हैं तो पूरे फोर आर्म पे पंप आता है। पुलअप करके देखना कभी, आपके पूरे फोर आर्म पे पंप आ जाएगा एकदम से, क्योंकि ग्रिप ली होती है हमने ऊपर। तो फोर आर्म, बाइसेप्स, शोल्डर्स, थोड़े बहुत शोल्डर्स और लैट्स आपके एंगेज हो जाते हैं। आप न्यूट्रल ग्रिप पुलअप कर पाते हो तो ये और अच्छा है। अगर आपको कहीं पे मिल जाती है ऐसी स्पेस कि आप न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स कर सकते हो, तो जिससे आपके लैट्स, बाइसेप और स्कैपुला जॉइंट पे कई बार इंजरी आ जाती है डिफेंसिव हुक लगाते टाइम, तो आपका स्कैपुला जॉइंट, जो हमारा शोल्डर के रोटेटर कफ हैं, शोल्डर ब्लेड्स भी बोलते हैं इन्हें, ये भी वार्म अप हो जाएंगे आपके। और ओवरऑल बैक पुलिंग मसल जो भी आर्म रेसलिंग में यूज़ होती हैं वो सब वार्म अप हो जाएंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेग ड्राइव के बारे में आप सब ने सुना होगा, बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूज़ होती है, जैसे कि बॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि जब पंच करता है सामने वाला तो सारी पावर लेग से जनरेट करता है, हिप्स में आती है पावर, हिप से यहाँ से बॉडी से पावर आके एंड देन पंच होता है सामने। सेम आपका बेंच है, बेंच में भी आप जब लेटते हो, बेंच प्रेस करते हो, तो आप पावर लिफ्टर से, आपका कोई दोस्त होगा या आपने कभी देखा होगा, या गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च करके देखना लेग ड्राइव इन चेस्ट प्रेस या बेंच प्रेस, तो आपको पावर लिफ्टर्स एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ऐसे ही आर्म रेसलिंग है। आर्म रेसलिंग में ऑब्वियसली आप खाली ये तो करते नहीं, आप आगे पीछे जाते हो, नीचे बैठते हो, सामने लात लगाते हो पिलर पे, सामने लात लगा के पीछे खींचते हो। साइड प्रेशर अगर इंक्रीज़ करना है, साइड प्रेशर का एक्सेस चाहिए, तो आप यहाँ पे पिलर पे साइड में लात लगा के ऐसे घुमाते हो। कई बार आप दोनों लात अंदर घुसा देते हो बैक प्रेशर इंप्रूव करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था, आर्म रेसलिंग एक कंपाउंड मूवमेंट है, ना कि अपर बॉडी मूवमेंट है खाली। तो लेग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है आर्म रेसलिंग में, पर मैंने देखा है हम लोग कोई भी, इवन 90% आर्म रेसलर्स इंडिया में, क्या बाहर का मुझे पता नहीं, इंडिया में मैंने नहीं देखा किसी को लेग्स को वार्म अप करते हुए। फिर होता क्या है, हैमस्ट्रिंग टीयर, ACL टीयर, और क्वाड्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन आ गई बहुत ज़्यादा, क्वाड का मसल खिंच गया, काफ खिंच गई, इनर थाई खिंच गई। मेरी इनर थाइस भी खिंच जाती हैं काफ़ी बारी जब मैं बिना वार्म करे करता हूँ। तब से मैंने फिर वार्म अप करना स्टार्ट कर दिया लेग्स का। लेकिन काफ़ी बारी हुक लगाते टाइम या और भी कुछ खेलते टाइम मेरी यहाँ से इनर थाई खिंच जाती है। अब इनर थाई को एडक्टर बोलते हैं शायद, या एबडक्टर बोलते हैं, आई डोंट नो, एडक्टर बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो वो मसल्स भी खिंच जाती हैं मेरी। तो इस चीज़ के लिए अब क्या करना चाहिए हमें, ऑब्वियसली लेग्स को भी वार्म्ड अप करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो लेग्स के वार्म अप में आप कर सकते हो 40-50 स्क्वाट्स, फ्री स्क्वाट्स वार्म मैचेस से पहले। और स्क्वाट्स करने से आपका होगा क्या, स्क्वाट्स करते टाइम आपने नोटिस किया होगा आपकी सांस चढ़ेगी, तो आपका हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगा, जो और ज़्यादा ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर देगा। लेग्स स्क्वाट्स कर लो पहले, चाहे पुलअप्स कर लो पहले, चाहे पुशअप्स कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, अपने भी किसी भी पैटर्न में आप कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका जनरल वार्म अप।